अरे यार पापा, अब जल्दी भी आओ। इतना धीरे चलते हो जैसे आपने आज ही चलना सीखा है। आपको दिक्कत है चलने में या आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं? लकड़ी के सहारे भी कोई इतना धीरे चलता है? जल्दी आओ, मुझे और भी काम है। अब पूरा दिन अगर यहीं काट दूंगा तो अपने बाकी काम कैसे करूंगा? क्या आप ये चाहते हैं कि मैं अपना पूरा समय आपके पीछे बर्बाद कर दूं? अरे मेरी भी तो अपनी कोई जिंदगी है कि नहीं? कमलेश अपने पिता कौशल बाबू से कहता है। कौशल बाबू बोले, बस बस आ रहा हूँ बेटा, जरा तो रुक जा, बस आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हारी तरह जवान नहीं हूँ, बूढ़ा हो चुका है तुम्हारा बाप। एक समय था जब बचपन में तुम मुझे भगाते थे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता था। समय की विडंबना देखो, आज भी तुम आगे हो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, पर अब मुझ में चलने की भी शक्ति नहीं रही। धीरे धीरे लकड़ी का सहारा लेकर वो बेटे की तरफ बढ़ने लगे और फिर उन्होंने एक बार गाड़ी में आगे बैठी अपनी बहू की तरफ देखा, पर उनकी बहू बबीता ने एक बार भी उन्हें पलट कर नहीं देखा, तो वो चुपचाप आगे बढ़ने लगी। कमलेश ने गाड़ी की डिक्की से एक पुराना सूटकेस और एक झोला निकालकर उनके सामने रख दिया। तभी आश्रम से कुछ लोग आए और कौशल बाबू का सामान लेकर अंदर चले गए। कौशल बाबू ने बड़े ही उदास मन से कहा, बेटा, बहू गाड़ी में ही बैठी है, क्या वो इस बूढ़े ससुर से आखिरी बार भी मिलना नहीं चाहेगी? और तुम क्या मुझे अंदर तक भी छोड़ने नहीं आओगे? क्या ये नहीं देखोगे कि तुम्हारे पिता के रहने लायक जगह है भी कि नहीं? कमलेश बोला, नहीं पापा, हमारी मूवी का टाइम हो रहा है और मिल तो लिया आपसे, और कितना ही मिलना है। ये फालतू की फिल्मी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये सब पर्दे पर ही अच्छा लगता है, निजी जीवन में अच्छा नहीं लगता। हमारा टाइम खराब मत कीजिए और आप अंदर जाइए। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ गया और उनकी बहू ने काला चश्मा पहना और पलटकर देखा भी नहीं और दोनों चल दिए। कौशल बाबू टकटकी लगाए अपने बेटे बहू को जाते हुए देख रहे थे। वो एक पिता थे, इसीलिए अपने मन को कठोर बना लिया था। उनकी जगह अगर कोई महिला होती तो फूट फूट कर रोई होती और विलाप करती। एक आदमी सब कुछ सहकर पत्थर सा बन जाता है, वो आंसू नहीं बहाता है, क्योंकि बचपन से उसे सिखाया जाता है कि वो पुरुष है। पुरुष आंसू नहीं बहाते। कौशल बाबू ने भी अपनी आंखों के कोर से बहते हुए आंसुओं को वहीं रोक लिया और अंदर की तरफ चले गए। जब अंदर गए तो पूरा कमरा खचाखच भरा हुआ था। उन्होंने मन ही मन सोचा, एक मैं ही अभागा नहीं, दुनिया में कितने ही माता पिता अभागे हैं जो अपने बच्चों पर भारी पड़ते हैं और यहाँ इस नर्क में छोड़े जाते हैं। उसी भीड़ में एक छोटा सा बिस्तर उन्हें भी मिला। कौशल बाबू ने सबके साथ बैठकर खाना खाया और अपने बिस्तर पर आकर लेट गए, पर नींद उनकी आंखों से अपना मुंह मोड़ चुकी थी। वहीं पास में एक छोटी सी खिड़की थी जिससे चांद नजर आ रहा था। कौशल बाबू चांद को देखने लगे और पुरानी यादों में चले गए। जब उनकी पत्नी सुनैना उनके जीवन में आई थी, वो जी जान से कौशल बाबू के साथ उनके माता पिता की सेवा करती थी और पूरे घर को संभालती थी। कभी ये नहीं कहती थी कि देवर देवरानी सास ससुर की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाते हैं। किराने की दुकान से जो भी मुनाफा आता उसी से घर चलता। देखते ही देखते कौशल बाबू 3-3 बेटों के पिता बन गए। सब कहते थे, बड़े भाग्यशाली हो जो 3-3 बेटे हो गए, विधाता हर किसी को ऐसी किस्मत दे। समय बीतता गया, सास परलोक सिधार गई। अपने पीछे ससुर की जिम्मेदारी वो बहू सुनैना पर छोड़ गई। सुनैना के व्यवहार में तनिक भी बदलाव नहीं आया। वो पहले जैसे सेवा करती थी अभी भी करती रही। कौशल बाबू भी अपने पिता को कभी निराश नहीं करते थे और ना ही कभी उन्हें अकेला छोड़ते थे। उनके पिता हमेशा उन दोनों को यही आशीर्वाद देते कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। तुम दोनों मेरी इतनी सेवा कर रहे हो, देखना तुम्हारे तीनों बेटे भी तुम दोनों की खूब सेवा करेंगे। उस रोज कौशल बाबू के पिताजी मानो जीवन से संतुष्ट हो गए थे और उस रात जो सोए तो फिर जगे ही नहीं। समय बीता, कौशल बाबू इस दर्द से भी गुजर गए और अपने रोज के कामों में लग गए। देखते देखते तीनों बेटे अपने अपने क्षेत्र में सफल हुए। बड़े बेटे कमलेश की शादी माता पिता ने अपनी पसंद से की थी। दूसरे बेटे रमेश की शादी उसने अपनी पसंद से की थी और तीसरे ने कॉलेज में ही अपने लिए लड़की पसंद कर ली थी। और देखते ही देखते तीनों अपने अपने परिवार के साथ रहने लगे। तीज त्योहार पर घर आते धीरे धीरे वो भी बंद होने लगा। कौशल बाबू और सुनैना जी इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेले हो गए थे। एक दिन सुनैना जी बोली, सुनो जी, इस घर में अब मैं अकेली नहीं रहूंगी, मैं भी अपने बेटे बहू के साथ रहना चाहती हूँ।
आखिर मैं कब तक चूल्हा चौका करती रहूंगी? अरे मैं भागो वाली हूँ, 3 बहुओं की सास हूँ। मैं भी अब उनके हाथों का गर्मा गर्म खाना खाना चाहती हूँ। एक समय था, ये घर लोगों से भरा रहता था। देवर जी को कितना समझाया कि बंटवारा मत कीजिए, पर उन्होंने अपना हिस्सा लेकर खुद को अलग कर लिया। अब बच्चे भी चले गए, अब तो ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। कौशल बाबू बोले, हाँ सुनैना, अब मेरा भी काम करने का मन नहीं करता। मैं भी पोते पोतियों के साथ रहना चाहता हूँ। कौशल बाबू ने उत्साह में कमलेश को फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। उन्होंने फिर से 2-3 बार लगाया तो बेटे ने फोन उठाया और बोला, क्या है पापा, अगर मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं व्यस्त हूँ। बार बार फोन करके क्यों परेशान कर रहे हैं? घर जाऊंगा फिर मैं आपसे बात करूंगा। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। कौशल बाबू को हैरानी हुई कि बेटे ने इस तरह से बात क्यों की। फिर उन्हें लगा, हो सकता है काम की टेंशन होगी। दिन से रात हो आई थी। जब बेटे ने फोन नहीं किया तो कौशल बाबू ने दोबारा फोन लगाया। कमलेश बोला, पापा अभी हम बाहर खाना खाने आए हैं, मैं आपसे सुबह बात करूंगा। इतना कहकर उसने फिर फोन काट दिया। अगले दिन सुनैना जी ने कमलेश को फोन किया और अपने आने की इच्छा जताई तो कमलेश बोला, माँ आपकी बहू भी अपने मायके जा रही है और अगर आप यहाँ आए तो मैं आपको वक्त नहीं दे पाऊंगा। फिर आप यहाँ कर क्या करेंगी? आप लोग चुपचाप वहीं क्यों नहीं रहते हैं और बार बार फोन करके मुझे परेशान मत कीजिए। सुनैना जी बेचारी चुप हो गई और सोचने लगी कि हम बेटे बहू के पास जाना चाहते हैं और बेटा हमें बुलाना ही नहीं चाहता। ये कैसी विडंबना है। सुनैना जी ने फिर दूसरे बेटे को फोन लगाया और अपने आने की इच्छा जताई। रमेश बोला, माँ मेरे पास 2 रूम का घर है, एक हमारे लिए एक मेहमानों के लिए। अब आप लोग आ जाएंगे तो मेहमान कहाँ रुकेंगे और फिर आप इतने सब सामान के साथ इस घर में नहीं रह पाओगे। आप वहीं टिककर क्यों नहीं रहती हैं? माँ का दिल फिर से टूट गया जब कौशल बाबू ने सुनैना जी से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी आंखें क्यों भर आई? ऐसा क्या कह दिया रमेश ने? सुनैना जी बोली, एक माता पिता 3-4 बच्चों को छोटे से घर में पाल लेते हैं, पर 3-3 बेटों के घर में अपने माँ बाप के लिए जगह नहीं होती है। कौशल बाबू ने सुनैना जी को हौसला दिया और बोले, तुम हौसला मत हारो, तुम्हारे 1-2 नहीं बल्कि 3-3 बेटे हैं। हमारा छोटा बेटा भी बाकी है, पता है वो पिछली बार कह कर गया था, पापा जब मन करे हमारे घर आ जाना। रुको मैं उसे फोन करता हूँ। इतना कहकर उन्होंने छोटे बेटे को फोन लगा, फोन स्पीकर पर डाला और बेटे को अपने आने की इच्छा जताई। बेटा बोला, पापा आप तो जानते हैं मैं और आपकी बहू दोनों नौकरी करते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम काम पर रहते हैं और देर रात लौटकर घर आते हैं। फिर शनिवार और रविवार हम कहीं न कहीं घूमने चले जाते हैं। यहाँ आकर भी आपको अकेले ही रहना पड़ेगा, तो वहीं रहिए, यहाँ आने की क्या जरूरत है। सुनैना जी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई और वो वहीं चक्कर खाकर बिस्तर पर गिर पड़ी। उस दिन जो उन्होंने बिस्तर को पकड़ा उसके बाद उठी नहीं, मानो उन्हें कितना बड़ा सदमा लगा हो और जीवन से कोई उम्मीद ही ना हो। एक रोज कौशल बाबू बिस्तर पर ही सुनैना जी को खाना खिला रहे थे तो वो खाने से इनकार करते हुए बोली, सुनो जी, लोग मुझे भागो वाली कहते थे, पर मुझे एक इस जन्म का फल मिल रहा है। मैंने तो सास ससुर बच्चों सबके लिए सब किया, पर आज मेरे बच्चों के पास ही मेरे लिए वक्त और जगह दोनों की कमी हो गई। ऐसा कैसे हो गया? जैसे जैसे समय बीत रहा था सुनैना जी के जीने की इच्छा खत्म होती जा रही थी। कौशल बाबू ने तीनों बेटों को सूचना दी, पर उन तीनों के आने से पहले ही सुनैना जी ने प्राण त्याग दिए। बेटे आए, क्रियाकर्म की विधि हुई। जब तीनों बेटे जाने लगे तो आस पड़ोस के लोग कहने लगे, अब तक तो पत्नी के साथ रहते थे, अब कैसे रहेंगे। आखिरकार कमलेश को घर पर ताला लगाकर कौशल बाबू को अपने साथ ले जाना पड़ा। एक दिन तो अच्छे से बीता। अगले दिन जब बहू ने खाना दिया तो कौशल बाबू बोले, बहू मैंने कल कुछ नहीं कहा, पर रोटी थोड़ी मुलायम बनाया करो, ऐसी रोटी मुझसे टूटती नहीं है। बहू गुस्से में भड़क कर बोली, एक तो रोटी बनाकर दे रही हूँ, ऊपर से नखरे दिखा रहे हैं। अगर इतनी दिक्कत है तो खुद से रोटी बना लिया कीजिए, यहाँ तो ऐसी ही रोटी मिलेगी, खानी है तो खाइए, नहीं तो पानी पीकर सो जाइए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। तभी कमरे से कमलेश निकल कर आया और बोला, पापा जो मिलता है चुपचाप खा लिया कीजिए, वरना जो मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। बोल तो आप ऐसे रहे हैं जैसे जब हम आपके साथ रहते थे तो आप रोज मालपुए खाते थे।
बहू खाना बनाकर दे रही है, ये क्या कम है? बेचारे कौशल बाबू, मुंह में रोटी का जो कौर था उसे भी बिना चबाए ही निकल गए। जब भी कौशल बाबू अपने पोते पोती के साथ खेलते तो बहू उन्हें 4 बातें सुनाती और कहती, अपनी गंवार बातों को मेरे बच्चों के सामने मत बोला कीजिए, मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे। और अपने बच्चों को वो लेकर चली जाती थी। बेचारे कौशल बाबू वहां भी दुखी और अकेले हो जाते थे। अगले दिन बच्चों और पति को अच्छे से खाना खिलाकर बहू ने स्कूल व ऑफिस भेज दिया और कौशल बाबू को 2 ब्रेड पीस और चाय दे दी। कौशल बाबू बोले, बहू ये चाय और ब्रेड से मेरा क्या होगा? बहू गुस्से में बोली, अब ये नहीं खाएंगे तो क्या मेरा खून पिएंगे? चुपचाप से खाना है तो खा लीजिए, वरना भूखे रहिए। मैं आपकी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ चुकी हूँ। बेचारे कौशल बाबू को ठीक से खाना तो नसीब नहीं होता था और बहू थी जो अपमान करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। बेटा भी अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता था। एक दिन बहू के भाई का फोन आया कि विदेश में उसने घर लिया है तो गृह प्रवेश करना है। उसके लिए उसने बहन बहनोई बच्चों सबको बुलाया। कमलेश बोला, बाबूजी को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उसकी पत्नी बोली, क्या इनके लिए मैं विदेश की यात्रा टाल दूं? क्या इन्होंने अपनी सारी कमाई बस तुम पर लुटाई है? तुम्हारे दोनों भाइयों ने इन्हें रखने से साफ साफ इनकार कर दिया और तुम उस घर का कचरा उठाकर मेरे घर में ले आए हो। कमलेश बोला, अब तुम ही बताओ मैं इनका क्या उपाय करूं? बहू बोली, अब मैं वहां जाऊंगी तो 2-3 महीनों के बाद ही आऊंगी, इसलिए बेहतर है तब तक इन्हें हम वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। देखना, जब संपत्ति का बंटवारा होगा तो वो दोनों भी आकर खड़े हो जाएंगे, पर सेवा कोई नहीं करेगा। मैं कह रही हूँ, अगर हमेशा के लिए छुट्टी पाना चाहते हो तो चुपचाप से इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। कमलेश को पत्नी का आइडिया पसंद आया और उसने अपने पिता को साफ साफ शब्दों में बता दिया और जाकर वृद्धाश्रम छोड़कर निकल गया। चांद से सवाल करते करते कौशल बाबू की कब आंख लग गई पता भी नहीं चला। सुबह सूरज से ये पूछने लगे कि जिनके 3-3 बेटे होते हैं क्या उनकी किस्मत ऐसी लिखी होती है? बेचारे 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, पर कोई लेने नहीं आया। करीब 4 महीने बाद गांव से फोन आया कि गांव में बहुत बड़ी फैक्ट्री खुलने वाली है। हमारी जमीन के साथ साथ आपकी जमीन और घर भी वो लोग लेने वाले हैं। अगर आप उन्हें दे देते हैं तो करोड़ों रुपए आपको मिलेंगे। फिर क्या था, कौशल बाबू ने जमीन और घर दे दिया, करोड़ों रुपए उन्हें मिले। ये खबर दोनों बेटों तक पहुंच गई। दोनों बेटे आश्रम तक पहुंच गए और बोले, पापा भैया ने आपके साथ सही नहीं किया, आप हमारे साथ चलकर रहिए। कौशल बाबू ने सोचा, रिश्तेदारों ने जो भविष्यवाणी की थी वो तो बिल्कुल इससे उल्टी थी। आज लालच में आकर अपने पिता को लेने आए हैं। जब मेरे पास कोई नहीं था तो अपनी माँ के बारे में एक बार नहीं सोचा। कौशल बाबू ने दोनों बेटों को 2 टूक जवाब सुना दिया, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम यहाँ खुद नहीं आए हो, बल्कि लालच तुम्हें खींच कर लाया है। तभी वहाँ एक गाड़ी रुकी और उसमें से कमलेश निकला और बोला, चलिए पापा आप मेरे साथ चलिए, वैसे भी तो आप मेरे ही साथ रहते थे। कौशल बाबू बोले, तुम तीनों आज बाप के लिए नहीं बल्कि उन करोड़ों रुपयों के लिए लड़ रहे हो, पर मेरी बात कान खोलकर सुन लो। इन पैसों में से एक फूटी कौड़ी भी तुम लोगों को नहीं मिलेगी। मैं अपने लिए कुछ पैसे रखकर बाकी के सारे पैसे वृद्धाश्रम में दान कर दूंगा। सम्मान की रोटी पेट भरकर यहीं खाऊंगा और अपनी अंतिम सांस भी यहीं लूंगा। मुझसे बुरी हालत में जो भी मेरे साथी हैं मैं उनकी सहायता करूंगा, पर तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं जाऊंगा। इतना कहकर कौशल बाबू अंदर चले गए और तीनों बेटे खाली हाथ वापस लौट गए। दोस्तों, सोचने वाली बात है, माता पिता हम बच्चों को पाल लेते हैं, पर हम अकेले हों या 4 भाई बहन एक माता पिता को नहीं रख पाते हैं।